आज हम भारत के कृषि अनुसंधान की नींव रखने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थानों की कहानी में उतर रहे हैं, IARI और ICAR। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय बहुत ही जरूरी है, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन संस्थानों के पूरे सफर को दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ कुछ तारीखों और नामों की नहीं है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होकर देश की राजधानी तक पहुंचने की है। ये गुलामी के दौर में एक इंपीरियल संस्था के इंडियन बनने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत होती है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में, बिहार की धरती से। साल था 1905, जगह थी बिहार का पूसा। यहीं पर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई, और इसकी शुरुआत के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। अच्छा। ये किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि एक अमेरिकी दानदाता हेनरी फिप्स के दिए गए 9 लाख रुपए के दान से संभव हुआ था। 9 लाख रुपए 1905 में? ये तो एक बहुत ही बड़ी रकम रही होगी उस जमाने में। बहुत बड़ी। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे, तो जाहिर है इस प्रोजेक्ट को पूरा राजनीतिक समर्थन भी मिला। और इसी 9 लाख रुपए से जो मुख्य इमारत बनी, उसे स्थानीय लोग कुछ कहते भी थे, है ना? हाँ, फिप्स लेबोरेटरी। उसे लोग 9 लाखा कहने लगे थे। 9 लाखा? हाँ। क्योंकि उसकी लागत 9 लाख थी। अरे वाह! बिल्कुल। ये नाम उस इमारत की भव्यता और उसके महत्व को दिखाता है। तो नाम के पीछे भी एक ठोस वजह थी। लेकिन शुरुआती दौर में इसका नाम IARI नहीं था, जैसा कि हम आज जानते हैं। नहीं, शुरुआत में तो ये सिर्फ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। फिर 1911 में इसके नाम के आगे इंपीरियल शब्द जोड़ा गया। इंपीरियल? हाँ, ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। इंपीरियल शब्द का मतलब था कि ये संस्थान सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में था। मतलब ये ब्रिटिश साम्राज्य की वैज्ञानिक ताकत का एक प्रतीक था। एकदम। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, ये सीधे सीधे सत्ता का केंद्र बता रहा था। दिलचस्प है। और अकादमिक तौर पर ये संस्थान क्या कर रहा था? देखिए, ये सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं था। 1923 तक इसने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप देना भी शुरू कर दिया था। अच्छा। और उस जमाने में ये एक बहुत प्रतिष्ठित योग्यता मानी जाती थी। तो ये दिखाता है कि संस्थान ने शुरुआत से ही शिक्षा और अनुसंधान दोनों पर बराबर ध्यान दिया। तो पूसा बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था, एक विश्व स्तरीय संस्थान आकार ले रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक विनाशकारी मोड़। साल 1934 बिहार ने एक भयानक भूकंप और उसके बाद आई बाढ़ का सामना किया। और इस तबाही में वो नौलखा बिल्डिंग, हाँ, वो शानदार फिप्स लेबोरेटरी, लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। ये संस्थान के लिए मतलब अस्तित्व का संकट था। सोचकर ही डर लगता है, एक पूरी संस्था जो इतने सालों की मेहनत से बनी थी, अचानक बेघर हो गई। तो फिर आगे क्या हुआ? फैसला लिया गया कि इसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होगा, खर्चीला भी होगा। तो 29 जुलाई 1936 को संस्थान को बिहार के पूसा से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और भावनात्मक फैसला था। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने बिहार की इस विरासत को भुलाया नहीं। नई दिल्ली में जिस जगह संस्थान को बसाया गया, उसे आज भी पूसा के नाम से जाना जाता है। सही कहा आपने। सोचिए, दिल्ली के बीचों बीच आज भी बिहार के उस छोटे से गांव का नाम जिंदा है। ये इतिहास को अपने साथ लेकर चलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और 1936 का साल सिर्फ स्थानांतरण के लिए ही नहीं, एक और वजह से ऐतिहासिक था। वो क्या? इसी साल बी विश्वनाथ को IARI का पहला भारतीय निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, पहले भारतीय निदेशक? जी। और ये आजादी से भी 11 साल पहले हो रहा था। ये उस दौर में भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक था। तो फिर 1947 में देश आजाद हुआ। तो अब इंपीरियल शब्द की तो कोई जगह बची नहीं थी। जाहिर तौर पर वो तो औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक था। तो 1947 में ही इंपीरियल को इंडियन से बदल दिया गया और ये बन गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सिर्फ नाम का नहीं, पहचान का बदलाव था। बिल्कुल। संस्थान अब भारतीय आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया था। और इसका विकास यही नहीं रुका। 1958 में एक और बड़ा मील का पत्थर पार किया गया। हाँ, 1958 में UGC अधिनियम 1956 के तहत IIR को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मतलब? इसका मतलब था कि अब ये संस्थान खुद अपनी एकेडमिक डिग्री जैसे कि मास्टर्स और PhD दे सकता था। अच्छा।
इसने IARI को सिर्फ एक रिसर्च सेंटर से एक पूर्ण शिक्षण संस्थान में बदल दिया, जो आज देश के बेहतरीन कृषि वैज्ञानिकों को तैयार करता है। तो IIRI तो दिल्ली में स्थापित होकर एक प्रमुख केंद्र बन चुका था, लेकिन ये तो एक संस्थान था। पूरे भारत में जो कृषि अनुसंधान फैला हुआ था, उसे एक साथ कौन लाएगा? एकदम सही सवाल। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ICAR की कहानी शुरू होती है। तो इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? इस जरूरत को 1920 के दशक में ही महसूस कर लिया गया था। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, जो बाद में भारत के वाइसरॉय भी बने। जी। और इस कमीशन का काम बहुत व्यापक था। उसे पूरे भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करनी थी और सुधार के लिए सिफारिशें देनी थी। तो उनका मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस था कि अलग-अलग प्रांतों में जो रिसर्च चल रहा है, उसे एक राष्ट्रीय दिशा कैसे दी जाए, उनमें तालमेल कैसे बैठाया जाए। कमीशन ने 2 साल तक पूरे देश का दौरा किया और 1928 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। और मुझे लगता है इसी रिपोर्ट की सबसे बड़ी सिफारिश एक केंद्रीय एजेंसी बनाने की रही होगी। बिल्कुल। इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ICAR की स्थापना हुई। और यहाँ एक तारीख आती है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। कौन सी तारीख? 16 जुलाई 1929। इसी दिन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR की स्थापना हुई। ओके, 16 जुलाई 1929। और इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाया गया, ताकि इसे काम करने की आजादी मिल सके। और जहां तक मुझे याद है, इसकी पहले अध्यक्ष कोई ब्रिटिश अधिकारी नहीं थे। नहीं, एक भारतीय थे, खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। ये उस समय के लिए एक बड़ी बात थी। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत से ही इसमें भारतीय नेतृत्व को महत्व दिया गया। जी। और IIR की तरह ICAR के नाम में भी बदलाव की एक कहानी है। मार्च 1946 में जब जोगेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष थे, इसके नाम से इंपीरियल हटाकर इंडियन कर दिया गया। ये दिलचस्प है। III तो आजादी के बाद 1947 में इंडियन बना, लेकिन ICAR आजादी से लगभग 1.5 साल पहले ही इंडियन बन गया था। बहुत बारीक अवलोकन है आपका। ये उस समय की बदलती राजनीतिक हवा का भी संकेत देता है कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हाँ, और भारतीय संस्थानों पर भारतीय पहचान हावी हो रही थी। तो अब हमारे पास IAI जैसा एक प्रमुख शोध संस्थान है और ICAR जैसा एक राष्ट्रीय समन्वय निकाय। 1960s के दशक में ICAR के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। हाँ, 1960s का दशक ICAR के लिए परिवर्तन का दशक था। 1965 में डॉक्टर BP पाल को ICAR का पहला डायरेक्टर जनरल यानी DG बनाया गया। ये सिर्फ पद का नाम बदलना तो नहीं होगा। DG का पद बनाने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब ICAR का एक समर्पित पूर्णकालिक वैज्ञानिक प्रमुख होगा, जो संस्था को वैज्ञानिक दिशा देगा। और डॉक्टर BP पाल ने आते ही एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की, जिसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स या AICRPs के नाम से जाना जाता है। ये क्या था और क्यों जरूरी था? सोचिए, उस समय देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग फसलों पर रिसर्च हो रहा था, लेकिन सब अपनी अपनी दिशा में थे। अच्छा। AICRPS का विचार क्रांतिकारी था। इसके तहत एक ही फसल पर काम कर रहे देश भर के वैज्ञानिकों को एक नेटवर्क में लाया गया। तो एक तरह से सबको एक साथ जोड़ दिया। बिल्कुल। इससे जानकारी का आदान प्रदान तेज हुआ, संसाधनों का दोहराव रुका और समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर खोजा जाने लगा। हरित क्रांति की सफलता के पीछे इन प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ था। यानी ये साइंटिफिक टीम वर्क का एक बेहतरीन मॉडल था। और इसके ठीक अगले साल 1966 में ICAR को एक पूर्ण स्वायत्त संगठन बना दिया गया। इसका क्या मतलब था? ये एग्रीकल्चरल रिव्यू टीम की सिफारिश पर किया गया था। पूर्ण स्वायत्तता का मतलब था कि अब ICAR को अपने फैसले लेने, बजट खर्च करने और योजनाएं लागू करने के लिए सरकारी मंत्रालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हो गई? बहुत तेज और प्रभावी हो गई। ये ICAR को एक शक्तिशाली वैज्ञानिक निकाय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो अब ICAR एक शक्तिशाली और स्वायत्त संस्था बन चुकी थी, लेकिन किसी भी बड़ी संस्था को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत है। यहीं पर 1970 के दशक के सुधारों की भूमिका आती है। बिल्कुल। संस्था बड़ी हो रही थी तो चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। ये महसूस किया गया कि वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया और उनकी सेवा शर्तों में सुधार की जरूरत है। इसी के लिए जून 1972 में गजेंद्र गटकर समिति का गठन किया गया। गजेंद्र गटकर समिति? जी। इसका काम था ये रिव्यू करना कि ICAR में साइंटिस्ट की भर्ती और उनकी सर्विस पॉलिसीज कैसी हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
और इस समिति की रिपोर्ट ने भारतीय कृषि अनुसंधान के प्रशासनिक चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, समिति ने 1973 में अपनी रिपोर्ट दी और उसकी सिफारिशें बहुत दूरगामी थीं। इन सिफारिशों के आधार पर ही आज का आधुनिक प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ। 1973 में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण निकायों का जन्म हुआ। चलिए उन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला था DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। इसे खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंदर ही बनाया गया था। इसकी क्या जरूरत थी? DRA को बनाने का मकसद था ICR और सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करना। ICR स्वायत्त है, लेकिन उसे बजट तो सरकार से ही चाहिए। DRA ये सुनिश्चित करता है कि ICR की जरूरतें सरकार तक पहुंचे और सरकारी नीतियां ICR तक। एक बहुत जरूरी लिंक है जी। और दूसरा निकाय था ARS, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज। ये नाम सुनने में IAS या IPS जैसा लगता है और इसका विचार भी वहीं से प्रेरित था। ARS का गठन कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक समर्पित कैडर या सेवा के रूप में किया गया। इससे वैज्ञानिकों को एक स्पष्ट करियर ग्रोथ का रास्ता मिला, उनकी भर्ती और प्रमोशन के नियम तय हुए। तो इससे अच्छे टैलेंट को आकर्षित करने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। और इस भर्ती को करने के लिए तीसरे निकाय ASRB की स्थापना हुई। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। एकदम सही, ASRB। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1973 को हुई और इसका एकमात्र काम था ARS के लिए निष्पक्ष तरीके से वैज्ञानिकों का चयन करना। इन तीनों निकायों DAR, ARS और ASRB ने मिलकर ICR को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित संस्था बना दिया। तो अब आज की संरचना को अगर समझना हो तो ये कैसे काम करती है? आज की व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। ICR खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। पद के अनुसार यानी एक्स ऑफिशियो जो भी देश के केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वही ICR सोसाइटी के अध्यक्ष भी होते हैं। और डायरेक्टर जनरल, DG और DAR के बीच क्या संबंध है? ये एक बहुत ही कुशल व्यवस्था है। ICR के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वही DAR के सचिव के रूप में भी काम करते हैं। अच्छा, एक ही व्यक्ति के पास दोनों जिम्मेदारियां। हाँ, याद है DAR की स्थापना ICR और सरकार के बीच पुल का काम करने के लिए हुई थी। ये व्यवस्था उस पुल को मजबूती देती है। इससे नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में कोई गैप नहीं रहता। बहुत बढ़िया। तो हमने इस पूरी यात्रा को समझ लिया है। एक बार जल्दी से उन प्रमुख हस्तियों को याद कर लेते हैं जिनके नाम परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कर्जन, जिनके समय IIRI की नींव पड़ी। हेनरी फिप्स, वो अमेरिकी दानदाता। लॉर्ड लिनलिथगो, रॉयल कमीशन के अध्यक्ष। मोहम्मद हबीबुल्ला, ICR के पहले अध्यक्ष। जोगेंद्र सिंह, जिनके समय ICR इंडियन बना। BB विश्वनाथ, IRI के पहले भारतीय निदेशक। और आखिर में डॉक्टर BP पाल, ICR के पहले डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने AICRPs की शुरुआत की। आपने बहुत अच्छे से सभी को समेट लिया। तो संक्षेप में ये यात्रा 1905 में बिहार में एक दान से बनी प्रयोगशाला से शुरू होती है। 1934 के भूकंप के बाद दिल्ली आ जाती है। 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है। दूसरी तरफ 1929 में ICAR की स्थापना होती है, जो 1966 में पूर्ण स्वायत्त होती है। और 1973 में DARE, RAS और ASRB के बनने के साथ आज के आधुनिक प्रशासनिक युग में प्रवेश करती है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान की एक शानदार विकास गाथा है। तो ये था IARI और ICAR के इतिहास और प्रशासनिक विकास का एक विस्तृत विश्लेषण, खास तौर पर BPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि इन संस्थानों का काम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। इन्होंने भारत को भुखमरी से निकालकर खाद्य आत्मनिर्भरता तक पहुंचाने में, हरित क्रांति लाने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। सही कहा। लेकिन अब जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो चुनौतियां बदल गई हैं। हाँ। आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन, घटता हुआ जल स्तर, मिट्टी का स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा जैसी जटिल समस्याएं हैं। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। आने वाले दशकों में इन ऐतिहासिक संस्थानों को खुद को कैसे बदलना होगा ताकि वे भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कर सकें। इनकी अगली विकास यात्रा कैसी होगी?